Hello students. So let's continue our chapter 4 in the earlier cities from class 6th history NCERT syllabus semester 1. So here we are going to start from this topic food for people in the cities, यानी शहरों में लोगों के लिए जो भोजन था वो कहाँ से आता था, कैसा था, वो हम देखेंगे. While many people lived in the cities, others living in the countryside grew crops and reared animals. These farmers and herders supplied food to craft persons, scribes, and rulers in the cities. We know from remains of plants that the Harappans grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed, and mustard. तो जबकि कई लोग जो थे वो कहाँ रहते थे, शहरों में रहते थे यहाँ पर, और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले जो दूसरे लोग थे वो लोग क्या करते थे, वो लोग फसल उगाते थे और जानवरों को वो लोग पालते थे. तो इन किसानों और चरवाहों ने क्या किया था, शहरों में जो शिल्प व्यक्तियों जो थे, शास्त्री जो लोग थे, फिर जो शासक लोग थे, शासक यानी कि जो राजा वगैरह हो गए, तो उनको भोजन की वो लोग आपूर्ति करते थे. अब कैसे आपूर्ति करते थे, बिकॉज वो अपने खेतों में जो फसलें उगाते थे, जो अनाज उगाते थे, तो ये जो भी वो उगाते थे तो वो इन सभी लोगों तक पहुंचता था. इसके अलावा हम पौधों के अवशेषों से भी जानते हैं कि जो ये हड़प्पा वासी थे, ये गेहूं, जौ, दालें, मटर, चावल, तिल, अलसी और सरसों भी उगाते थे. अ न्यू टूल, the plow was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds, while real plow, which were probably made of wood, have not survived. Toys models have been found. As the region does not receive heavy rainfall, some form of irrigation may have been used. This means that water was stored and supplied to the fields when the plants were growing. तो एक नया औजार जो कि हल था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो वो मिट्टी को मोड़ने और बीज बोने के लिए, धरती को खोदने के लिए इस्तेमाल में किया गया था उस समय. जबकि असली जो हल है वो नहीं पाए गए हैं. तो यहाँ पर जो खिलौने मॉडल हैं हल के वही पाए गए हैं. तो ऐसा माना जाता है कि शायद लकड़ी के ये चीज़ बनी, ये जो हल है ये बने होते होंगे और ये नहीं पाए गए यहाँ पर. तो जो टॉय मॉडल था वही इस जगह पर पाया गया है. क्योंकि इस जगह में काफ़ी ज़्यादा भारी वर्षा नहीं होती थी, इसलिए जो सिंचाई है उसके कुछ प्रकार का उपयोग किया जाता था. तो इसका मतलब ये है कि जो पानी को इकट्ठा किया जाता था और जब पेड़ पौधे बढ़ रहे होते थे, वो ग्रोइंग स्टेज पे होते थे, तो इनको ये स्टोर जो पानी है ये इनको प्रोवाइड किया जाता था. The Harappans reared cattle, sheep, goat and buffalo. Water and pastures were available around settlements. However, in the dry summer months, large herds of animals were probably taken to the greatest distance in search of grass and water. तो हड़प्पावासी मवेशियों, भेड़ों, बकरियों, भैंस, ऐसे ये सब जानवर पालते थे. उनकी बस्तियों के आसपास पानी और चारे के लिए जो चारागाह था वो उपलब्ध था. हालांकि गर्मियों के महीनों में पशुओं के बड़े झुंडों को शायद घास और पानी की तलाश में अधिक दूरी तक ले जाया जाता था, मतलब थोड़ी ज़्यादा दूरी तक इन लोगों को ले जाया जाता था. दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर, caught fish and hunted wild animals like the antelope. तो उन्होंने फलों को भी इकट्ठा किया, जैसे कि बेर हो गए. इसके अलावा वो मछली पकड़ते थे और हिरन की तरह जो दूसरे जंगली जानवर थे उनका शिकार भी ये लोग किया करते थे. Now our next topic is a closer look, Harappan towns in Gujarat. The city of Dholavira was located on the Khadir Belt in the run of Kutch, where there was fresh water and fertile soil. तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जो गुजरात का एक जो शहर है उसके ऊपर हम एक नज़र डालते हैं. तो कौन सा शहर, यहाँ पे हम हड़प्पा के बारे में बात कर रहे हैं. तो धोलावीरा जो शहर है वो खादिर बेट पर स्थित था, जो कि कच्छ के रूप में मतलब
कच्छ के रण में है, जहाँ ताज़े पानी का, और वहाँ पर एकदम आपको मिट्टी कैसी मिलेगी, फर्टाइल यानी कि उपजाऊ मिट्टी मिलेगी। अनलाइक सम ऑफ द अदर हरप्पन सिटीज विच वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, धोलावीरा वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड ईच पार्ट वाज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स विद एंट्रेंसेस थ्रू गेटवेज। तो कुछ दूसरे हड़प्पा शहरों के विपरीत, जिन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया था, धोलावीरा को यहाँ पर 3 भागों में विभाजित किया गया था और हर एक भाग को बड़े बड़े पत्थर की दीवारों से उसको घेरा हुआ था, जिसमें एक प्रवेश द्वार था जिसके माध्यम से यहाँ पर प्रवेश होता था। There was also a large open area in the settlement where public ceremonies could be held. Other finds include large letters of the Harappan script that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. This is a unique find as generally Harappan writing has been found on small objects such as seals. तो बस्ती में एक बड़ी खुली जगह भी थी जहाँ पर एकदम सार्वजनिक समारोह भी आयोजित किए जाते थे, मतलब पब्लिक वाइज कुछ फंक्शंस जहाँ होते थे, तो एक बहुत खुला मैदान था, तो वहाँ पे इन सभी चीज़ों को, इन सभी फंक्शनों को किया जाता था। फिर दूसरी खोजों में हड़प्पा लिपि के बड़े अक्षर शामिल हैं जो एक सफ़ेद पत्थर और शायद लकड़ी में मतलब इसको जड़ा होगा, लिखा होगा इसको। ये एक बहुत ही यूनिक खोज है, जैसा कि आमतौर पर हड़प्पा लेखन में जो मोहरों हैं उस मतलब मोहरों जैसी छोटी वस्तुओं को पर पाया गया है उनकी ये लिपि। The city of Lothal stood beside a tributary of the Sabarmati in Gujarat, close to the Gulf of Khambat. It was situated near areas where raw materials such as semi-precious stones were easily available. This was an important center for making objects out of stone, shell and metal. There was also a storehouse in the city. Many seals and sealings, the impression of seals on the clay were found in this storehouse. तो लोथल शहर गुजरात में साबरमती के एक सहायक नदी के पास खड़ा था जो कि खंबात की खाड़ी के पास है। तो ये उन जगहों के पास स्थित है जहाँ कच्चे माल जैसे अर्धकीमती पत्थर आसानी से मिल जाते हैं। तो ये पत्थर खोल और धातु से वस्तुओं को बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था। शहर में एक स्टोर हाउस भी था। इसे भंडारे में कई मोहरों की छाप पाई गई है। जब वहाँ पे खुदाई काम, जब वहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो लोग गए थे तो वहाँ पे उन लोगों ने देखा कि इस स्टोर हाउस में काफ़ी सारी जो मोहर होती हैं, जो सील्स होती हैं, उसकी उन्होंने छाप पाई थी यहाँ पर। ओके, A building that was found here was probably a workshop for making beads, pieces of stone, half-made beads, tools for bead making and finished beads have all been found here. तो यहाँ पर जो बिल्डिंग पाई गई थी वो शायद मोतियों को बनाने के लिए एक वर्कशॉप भी थी, जहाँ पर पत्थरों के टुकड़े, होममेड बीड्स, मोतियों को बनाने वाले औजार और फिनिश्ड बीड्स भी यहाँ पर पाए गए थे। Now we'll see this blue box, seals and sealings. Seals may have been used to stamp bags or packets containing goods that were sent from one place to another. After a bag was closed or tied, a layer of wet clay was applied on the knot and the seal was pressed on it. The impression of the seal is known as a sealing. If the sealing was intact, one could be sure that goods have arrived safely. तो यहाँ पे हम सील और सीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सील क्या होता है। तो जो सील है उसका जो उपयोग है वो बैग या फिर पैकेट जो होते हैं उस पर मुहर लगाने के लिए किया जाता था, मतलब एक सील मारने के लिए किया जाता था, जिसमें एक जगह से दूसरे जगह पर भेजे गए जो भी सामान होते थे, तो एक बैग को बंद करने के बाद उसके ऊपर एक गांठ लगाई जाती थी और उस गांठ पर गीली मिट्टी की एक परत लगाई जाती थी और उस पर सील लगा दी जाती थी। तो ऐसा माना जाता था कि मान लो कि ये जो ये सील की इस इम्प्रेशन को सालन के रूप में जाना जाता है, और अगर ये जो सील है ये बरकरार रहता था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, अगर वो दूसरी जगह वो जो पैकेट है वो पहुंच गया और उसके ऊपर जो सील है अगर वो एकदम इंटैक्ट है, यानी कि एकदम बराबर है, बरकरार है, उसी स्थिति में है, तो यकीन हो जाता था कि माल जो है वो एकदम सुरक्षित उस जगह पे पहुंच गया है, बीच में वो कहीं पे भी खुला नहीं है। तो आज भी कई जगहों पर इसी तरह से सील का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है।
The mystery of the end. Around 3900 years ago, we find the beginning of a major change. People stopped living in many of the cities. Writing seals and weights were no longer used. Raw materials brought from long distances became rare. In Mohenjo-daro, we find that garbage piled up on the streets, the drainage system broke down, and new, less impressive houses were built even over the streets. तो लगभग 3900 साल पहले हम शुरुआत में एक बड़ा बदलाव पाते हैं। हमने देखा है कई शहरों में लोगों ने रहना बंद कर दिया था। लेखन, मोहरों और बाटों का अब उपयोग नहीं किया जाता है। दूर दराज के इलाकों से लाया गया जो कच्चा माल है वो बहुत ही रेयर होता है, यानी बहुत मुश्किल से ये चीज़ होती है। तो मोहनजोदारो में हम देखते हैं कि जो कचरा है वो सड़कों पर जमा हो गया है, ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरह से उसकी जो सिस्टम है वो टूट गई है, और सड़कों पर भी बहुत ही कम प्रभावशाली वाले मकान हमको दिख रहे हैं। Why did all this happen? We are not sure. Some scholars suggest that the rivers dried up. Others suggest that there was deforestation. This could have happened because fuel was required for baking bricks and for smelting copper ores. Besides, grazing by large herds of cattle, sheep and goat may have destroyed the green cover. In some areas there were floods, but none of this reason can explain the end of all the cities. Flooding or a river drying up would have had an effect in only some areas. तो ये सारी चीज़ें क्यों हुई, हमें इसके बारे में पता नहीं है, कुछ भी हमें पता नहीं है। तो कुछ विद्वानों का ये सुझाव रहा है कि शायद जो नदियाँ थी वो सूख गई होंगी, या कुछ और का ये सुझाव है कि जो वन है उसकी कटाई हो गई होगी, यानी डिफॉरेस्टेशन हो गया होगा, इसलिए ऐसा हो गया होगा। तो ये जो कोप है ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि बेकिंग, ये जो ईंट वगैरह ये बनाते थे, बेकिंग जो ब्रिक्स थी, तो इसको बेक करने के लिए ईंधन यानी कि फ्यूल की ज़रूरत होती है, और ये कॉपर के ओर्स को गलाने के भी काम आता था। तो इसके अलावा भेड़ें हो गई, बकरियां हो गई, इन लोगों के द्वारा चरने के लिए, मतलब ये चराई करने के कारण इन हरे भरे जो फील्ड्स हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो गए होंगे, नष्ट हो गए होंगे। तो कुछ जगहों में बाढ़ आ गई होगी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इनमें से किसी भी कारण से ये बात स्पष्ट नहीं होती है कि ये शहर किस कारण से नष्ट हो गए हैं। तो बाढ़ के कारण या फिर नदियां सूखने की वजह से सिर्फ कुछ ही जगहों पर इसका प्रभाव पड़ा होगा, ऐसा हम मानते हैं। It appears as if the rulers lost control. In any case, the effects of the change are quite clear. Sites in Sindh and the West Punjab, that is present-day Pakistan, were abandoned, while many people moved into newer, smaller settlements to east and the south. New cities emerged about 1400 years later. You will read about them in chapter 6 and 9. तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे राजाओं ने अपना नियंत्रण खो दिया होगा। ऐसा सब होने के बाद किसी भी मामले में परिवर्तन के प्रभाव काफ़ी स्पष्ट हैं, यहाँ पे एकदम क्लियर कट है। सिंध और पश्चिम पंजाब जो कि आज का जो पाकिस्तान है, इन साइटों को छोड़ दिया गया होगा, जबकि कई लोग जो हैं वो पूर्व और दक्षिण में नई जगह चले गए होंगे, छोटी बस्तियों में वो चले गए होंगे। लगभग 1400 साल बाद जो नए शहर हैं वो उभरे होंगे, जिसके बारे में हम चैप्टर 6 और चैप्टर 9 में आगे पढ़ेंगे। सो हियर वी एंड अवर चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। अगर चैप्टर समझ आया, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिदा एजुकेशन।